बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 तक के जो सवालात है वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो लाजिमन देख लीजिएगा ताकि आगे कोई मसला ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। तो हम पहले सीखते हैं कि रेक्टेंगल्स का फार्मूला कैसे बनते हैं, फिर इसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमने अब तक चैप्टर नंबर 8 में सीखा है कि अगर किसी भी शेप का या स्क्वायर और रेक्टेंगल्स का अगर आपके पास कुछ इस तरह से शेप गिवन हो स्क्वायर का, तो इसका पेरीमीटर बाउंड्री को कहा जाता है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय एल करेंगे। एरिया किस तरह निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होते हैं, इसका बाउंड्री। तो इसको निकालने के लिए आप पेरीमीटर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, ठीक। लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ भी आप लिख सकते हैं, चौड़ाई। तो अब हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कुछ रेक्टेंगल्स कुछ इस तरह का शेप हो और आपने निकालना हो एरिया, तो आप किस तरह निकाल सकते हैं। तो पहले हमने सीखा था कि इस साइड को, एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, एल ज़रबे एल करेंगे, यानी ये दोनों बराबर था इसलिए हमने एक ही नाम दिया था। लेकिन यहाँ रेक्टेंगल्स में क्या होते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, पता है ना आपको। तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए एल को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो आप एल स्क्वायर कर सकते या एल ज़रब एल करके आप निकाल सकते, लेकिन बराबर नहीं है इसलिए जो रेक्टेंगल है ना, इसका जो फार्मूला बनेगा वो एल मल्टीप्लाई बाय बी बनेंगे या एल मल्टीप्लाई बाय विथ बनेंगे, ठीक। तो फर्ज करें अगर आपके पास एल 3 सेंटीमीटर और बी 2 सेंटीमीटर हो, तो आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए एरिया इक्वल टू एल ज़रबे बी, यही लिखना है ना। तो एल है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और बी है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेंगे 3 2 6। तो 6 के बाद आपने क्या लिखना है, क्या सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं, बल्कि एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे पर स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब आपको पता होगा कि ये जो इसको हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर 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 करके डिवाइड करेंगे, इसको 2 करेंगे। तो आप देख सकते, सॉरी ये 2, सॉरी तो ये 2 में डिवाइड करना था, तो कुछ इस तरह से ये एक और ये एक। तो इस तरह आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बन रहे हैं ना स्क्वायर का। तो इस तरह ये क्या होंगे, 6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होंगे, ठीक। तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एरिया निकालना है रेक्टेंगल्स का, ठीक। मतलब क्या है, कुछ इस तरह का शेप है आपके पास और आपने इसका एरिया निकालना है ऑफ द गिवन लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है एंड विथ, और विथ भी दिया हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला। तुम किसकी मदद से, फार्मूले की मदद से। तो हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल्स का फार्मूला है वो क्या होंगे, एल मल्टीप्लाई बाय बी होंगे या एल मल्टीप्लाई बाय विथ होंगे। तो आप वी नो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, पहले ये लिखना होगा हमें, समझ गए। वी नो दैट क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, ठीक। तो यकीनन आपने हर सवाल से पहले ये ज़रूर लिखना है, ठीक। इसके बाद एरिया इक्वल टू एल ज़रबे विड्थ होंगे। तो एल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और डब्ल्यू दिया हुआ है 1.9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे, ठीक। तो 9 5 6 45, 5 6 5 6 7 8 9। तो इस तरह आपके पास क्या आएंगे,
सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर एरिया आएंगे इस रेक्टेंगल का, जो कि जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर और विथ 1.9 सेंटीमीटर हो। तो ठीक, सवाल नंबर बी है L इक्वल टू 4 मीटर, W इक्वल टू 3 मीटर। तो आपने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो लिखना है वो लिखना है, सवाल में जो गिवन है वो है यूजिंग फार्मूला। तो आपने सबसे पहले आपने लिखना है वी नो दैट करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय विथ। ठीक, एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय विथ लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या लिखना है, गिवन करके L इक्वल टू लेंथ LEN, लेंथ इक्वल टू 4 मीटर। ठीक, 4 मीटर और विड्थ आपके पास दिया हुआ है 3 मीटर। तो वी नो दैट करके आप बाद में भी लिख सकते हैं या यहाँ पे पहले एक बार लिखें। तो एरिया किसके इक्वल होते हैं, लेंथ ज़ावे विड्थ के। तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आएंगे 4 या 12। तो मीटर पर स्क्वायर आएंगे ये एरिया, क्योंकि एरिया के लिए मीटर पर स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। इसी तरह आप बाकी सब भी लिख पाएंगे। एक दो सवाल जो मुश्किल हो वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, बाकी आप खुद कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, L इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, W इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का फार्मूला क्या है, वो है L मल्टीप्लाई बाय W। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखेंगे, फिर L के जगह पे 6, विड्थ के जगह पे 4 लिखेंगे। तो 6 4 24 होंगे, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएंगे। ठीक, इसी तरह डी आप देख सकते हैं, तो 55 से 35 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आएंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई है, L इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, W इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट करके, सॉल्यूशन में वी नो दैट करके आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पुट करेंगे एरिया, यहाँ लिखेंगे एरिया किसके इक्वल होते हैं, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 9 के। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 पॉइंट आएंगे, फिर 4 900 प्लस 4 919। तो इस तरह आपके पास आएंगे 94.5। यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ आप लिखेंगे सेंटीमीटर पर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, तो इसके बाद एक ही सवाल रखते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। वो L इक्वल टू 20 और W 17 दिया हुआ है। तो आप एरिया निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है और सीखते हैं। सवाल नंबर 6 है, ए रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड हैज़ ए लेंथ ऑफ 1 to 2 मीटर। तो एक ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक, और उसका जो लेंथ है वो इक्वल है 122 मीटर के, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 122 मीटर है। एंड विथ 108 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 108 मीटर। W इक्वल टू, ठीक, इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। तो आपने इसका एरिया निकालना है, ये पूरा जो सरफेस है ना इसका एरिया निकालना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे गिवन करके, क्या चीज़ गिवन है, लेंथ लेंथ इक्वल टू 122 मीटर एंड विथ इक्वल टू 108 मीटर। ठीक, तो इन दोनों का एरिया निकालना है ना। तो एरिया किसके इक्वल होते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। तो आप 122 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 मीटर से। तो इसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ये तो आप जानते ही है, तो मैं मल्टीप्लाई करके शो कर दूंगा। तो इस तरह आपके पास 13176 आएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, तो आप यकीनन कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे, मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि जो सवाल में गिवन है वो है मीटर में, तो आप यहाँ पे मीटर पर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या था, एरिया ऑफ द ग्राउंड था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द
ग्राउंड। आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 7 है, द एरिया ऑफ ए स्कूल्स मेन गेट इज 19.55 मीटर पर स्क्वायर। तो एक स्कूल है, उसका गेट, जो ये गेट है ना, कुछ इस तरह से, तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 19.55 मीटर पर स्क्वायर है इसका पूरा जो एरिया है वो। ठीक, अब आपके पास दो सवाल गिवन है। सवाल ए है, इफ़ द विड्थ ऑफ द गेट इज़ 2.3 मीटर, अगर उसका ये जो चौड़ाई है वो 2.3 मीटर हो, देन फाइंड इट्स लेंथ, आपने लेंथ निकालना है। ठीक, तो एरिया का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन वी नो दैट करके, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होते हैं, या यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है तो विड्थ लिखें, ब्रेथ हो तो ब्रेथ लिखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ गिवन है आपके पास, एक एरिया गिवन है तो एरिया की जगह पे आपने एरिया लिखना है, और इसके बाद लेंथ आपको निकालना है तो लेंथ की जगह पे आप लेंथ ही लिखेंगे। विड्थ आपके पास गिवन है 2.3, तो आप विड्थ की जगह पे 2.3 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, अगर लेंथ निकालना हो तो इसको उस साइड पे भेज के डिवाइड करेंगे। ठीक, तो पुट करते हैं 19.55 इक्वल टू लेंथ आपने निकालना है तो एल ही लिखें, विड्थ के जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2.3 लिखेंगे। ठीक, अब इसको सोल्व किस तरह करेंगे आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियोस में सीखा है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड होंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमने सीखा था। 19.55 अब डिवाइड करेंगे 2.3 से। ठीक, तो डिवाइड किस तरह करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हमारे जो डिसिमल्स में हमने सीखा था कि आप किस तरह किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 19.55 डिवाइडेड बाय, तो उसमें हमने कुछ इस तरह से सीखा था 2.3। ठीक, इसके लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब या तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह करके भी डिवाइड कर सकते हैं, या फ्रैक्शन में चेंज करके भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप लिख सकते हैं उसका लेंथ कितना आएंगे, 8.5 आएंगे। समझ गए। तो हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरह करके, 19.55 डिवाइडेड बाय 22.3 करके भी, लेकिन ये दोनों के साथ पॉइंट है तो इसके लिए शायद आपके लिए यहाँ पे जो डिसिमल्स आंसर आएंगे ना उसमें एरर हो सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको चेंज करके पॉइंट को ख़त्म करके फिर डिवाइड करें, तो आपका ये जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल फिक्स रिजल्ट आएंगे, इसमें एरर्स आने का चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो ये भी सीख सकते हैं। 2 8 16 होंगे ना, 24 8 दूनी 16, तो पॉइंट यहाँ पे होंगे, और 17 18 18 1 1 5, तो पॉइंट 0, फिर इसके बाद आप 5 करके 11 5 0 कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप इसको आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है। सवाल नंबर बी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज Rs275। तो आपने क्या करना है, मेन गेट को यानी दरवाजे को पेंट करना है, उसकी कुल लागत मालूम करना है कि उसका कितना खर्चा आएगा। अगर जो पर स्क्वायर मीटर है उसको पेंट करने के लिए 275 खर्चा आएंगे, तो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो गेट है इसका अगर ये कुछ इस तरह से होंगे ना, तो इसका एक मुरब्बा या पर मीटर के पेंट करने का खर्चा अगर 275 आएंगे, तो ये जितने भी यहाँ पे एरिया गिवन है उसका टोटल लागत कितना आएगा। अगर एक 275 हो तो इसके लिए पूरे को अगर कलर करना हो तो कितना खर्चा आएंगे। तो हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 में ही वर्ड्स प्रॉब्लम में कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर हो, वो सिर्फ एक का हो, और आपसे पूछा जाए कि 10 का निकालें, 20 का निकालें, 50 का निकालें, 100 का निकालें, तो आपने क्या करना है,
इसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 19.55 मीटर पर स्क्वायर, ये पूरा एरिया है 19.55 मीटर पर स्क्वायर है। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमें पता चल जाए कि इस पूरे के लिए कितना खर्चा आएंगे, समझ गए। तो शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द गेट, ठीक। ये किसके इक्वल है, 19.55 मीटर पर स्क्वायर है एरिया, ठीक। इसका जो गिवन है सवाल में। इसके बाद आपसे कहा गया है कि उसका पेंट करने के लिए खर्चा कितना आएगा अगर 1 मीटर पर स्क्वायर के 275 हो, ठीक। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 275 के लिए कितना खर्चा आएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करके क्या करेंगे, 19.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 275 से। तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिखूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएंगे 5376.25, ठीक। तो ये आपने रफ पे लाजमन कर देना है, या यहाँ पे भी आप करके नीचे आंसर लिख सकते हैं, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ RS275 पर मीटर स्क्वायर करके आपने यहाँ पे लिखना है, फिर इक्वल टू ये लिखना है, समझ गए। तो यकीनन समझ में आ चुका होगा। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो हमारे पास अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ ए मस्जिद इज 27540 मीटर पर स्क्वायर, ठीक। एक मस्जिद है, उसका एरिया कितना है, 27540 मीटर पर स्क्वायर है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका एरिया 27540 मीटर पर स्क्वायर है एंड इट्स लेंथ इज़ 255 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का, वो है 255 मीटर, ठीक। इसके बाद आपके पास दो सवाल है यहाँ पे, ए और बी करके। तो पहला है ए, द पेरीमीटर ऑफ द मस्जिद। आपसे कहा है कि पेरीमीटर निकाल लें। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर इक्वल होते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक हो गया। इसके बाद आपको पता है कि हमें यहाँ से विड्थ चाहिए, क्यों, क्योंकि लेंथ तो दिया हुआ है लेकिन विड्थ नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना होगा, विड्थ निकालना होगा, चौड़ाई। जब हम विड्थ निकालेंगे तो ही हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ ज़रबे विड्थ, ये हमें पता है। तो जब आप एरिया और लेंथ को यहाँ पुट करेंगे ना, तो आपको मिल जाएंगे विड्थ। फिर इसके बाद आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27540 इक्वल टू लेंथ के लिए 255 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 27540 डिवाइडेड बाय 255, ये हम सीख चुके हैं। तो W आएंगे यहाँ से विड्थ। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 108 मीटर, ठीक हो गया। तो जब आपके पास विड्थ आ गए हैं तो आप यहाँ से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है, 255 है, और प्लस करेंगे 108 से। तो यकीनन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 350 60 363 आएंगे, ठीक। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 और 7 आएंगे, ठीक। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उस मस्जिद का जो पेरीमीटर है वो है 726 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो आएंगे 726 मीटर, ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी भी है, वो देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर बी है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द मस्जिद। तो आपने क्या करना है कि जो खर्चा है वो निकालना है। अगर आपने कालीन बिछाना है वहाँ मस्जिद में तो उसकी कुल लागत मालूम करें, ठीक। इफ़ द रेट ऑफ कारपेटिंग इज़ RS275 पर मीटर स्क्वायर। अगर पर मीटर स्क्वायर कारपेट बिछाना है तो वो 275 है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इस मस्जिद के अंदर कारपेट बिछाना है ना, तो उस सूरत में इसका जो पर स्क्वायर यानी एक का अगर 275 हो
तो आप निकालेंगे ये पूरा जो एरिया है उसके लिए कितना कालीन की ज़रूरत होंगे, उसके लिए कितना कास्ट आएंगे, खर्चा होंगे। ठीक, तो एक का गिवन हो और जो एरिया है, एरिया कितना था जो सवाल में गिवन है उसके हिसाब से आपके पास एरिया है, एरिया इक्वल टू 274 सॉरी 27540। ठीक, तो अगर आपके पास 275 पर मीटर स्क्वायर अगर उसकी लागत हो तो इतना के लिए कितने खर्चे आएंगे, तो यकीनन मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक़्त आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग करके, पेटिंग करके यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 27540 मल्टीप्लाई बाय 275 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो मैं लिखूँगा, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि किस तरह करेंगे। तो यकीनन ये आंसर देंगे आपके लिए 7, तो यकीन आपका आंसर आएगा 757350। ठीक, तो इस तरह हम किसी भी सवाल को पहले समझेंगे, इसके बाद आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट। तो यहाँ पे एक शेप गिवन है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपके पास। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो ब्लू एरिया है ना, ये निकालना है कि ये कितना होगा। तो इसमें यहाँ पे येलो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रेड आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, निकालेंगे और बाकी जो एरिया बचते हैं उसका आपने कितना होंगे वो निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो पूरा एरिया है ना वो निकालना होगा। वो किस तरह निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसके बाद इसका एरिया निकालना होगा, फिर इसके बाद इसका निकालना होगा, फिर क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया है उसमें से इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, तो आपके पास जो बचेंगे वो ये एरिया है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लू एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों एरिया को माइनस करना होगा। ठीक, तो 1 बाय 1 हम करेंगे। तो ये शेप कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसका एरिया निकालें। तो एरिया, इसका जो एरिया है ना वो एरिया ऑफ इनर, जो अंदरूनी स्क्वायर और रेक्टेंगल है उसका आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इनर पहले इसका निकालते हैं, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल। तो आपके पास आएंगे कुछ इस तरह से, एरिया इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, तो 12 आएंगे, 12 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप इसका निकालेंगे तो इसका आएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर आप निकालेंगे, इनर भी लिखें यहाँ पे, तो इसका आएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 16 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, इस पूरे का आपने एरिया निकालना है, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ब्लू जो एरिया है वो मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल मतलब क्या है कि ये जो पूरा एरिया है ना वो हमें निकालना है। तो इसका एरिया कितना होंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 10 होंगे, तो ये होंगे 220। ठीक, अब बिलो एरिया कितना होंगे, इस 220 में से आप माइनस करेंगे इन दोनों को, यानी 10 20 26 27 28। ठीक, 28 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 192 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी सवाल को पहले समझेंगे, इसके बाद सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यकीनन आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।